बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज बल्कि चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है और इंट्रोडक्शन भी पार्ट 4 है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे एक मेथड को लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जिस तरह पहले बहुत से मेथड्स आप पढ़ चुके हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो हम आज डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिसेस के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से हम मैट्रिसेस के थ्रू एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का पहले तो चैप्टर का नाम हम लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर है 3 और टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और सॉल्यूशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है लीनियर इक्वेशंस का। तो एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं हम। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं। दो इक्वेशंस होंगी उसमें, जनरल इक्वेशंस लेंगे। a11x1 प्लस a12x2 इज इक्वल टू b1 और a21x1 प्लस a22x2 इज इक्वल टू b2। ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इन दोनों को हम कहेंगे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है मैट्रिसेस के थ्रू। तो इसको पहले हम मैट्रिसेस की फॉर्म लिख लेते हैं। तो इसमें पहले मैं बताता चलूँ कि a11 a12 a21 a22 जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, और वेरिएबल्स क्या हैं, x1 और x2। ठीक है, x1 और x2 जो इस इक्वेशन में आ रहे हैं वो वेरिएबल्स हैं, और b1 और b2 जो है वो कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो a11 a12 a21 a22 जो है कांस्टेंट्स हैं और वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं, और b1 और b2 जो हैं दोनों सिर्फ कांस्टेंट्स हैं। अच्छा, अब इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को। तो वो किस तरह से लिखेंगे, a11 को पहले, फिर उसके बाद x2 का जो कोफिशिएंट है a12, और फिर x1 का कोफिशिएंट जो है a21, और x2 का कोफिशिएंट आ जाएगा a22। मतलब कि x1 के कोफिशिएंट्स एक कॉलम में, x2 के कोफिशिएंट्स दूसरे कॉलम में। ठीक है, तो इस तरह से ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। सही है, और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है एक और मैट्रिक्स जिसमें वेरिएबल्स आ जाएंगे। मतलब कि इस इक्वेशंस में जो जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x1 और x2 है। ठीक है, तो वही आ जाएंगे। पहले x1 लिख लेते हैं और उसके बाद x2 एक कॉलम में लिखेंगे हम। ठीक है, वेरिएबल्स को। तो किस तरह से हमने लिखा, पहले तो पहले कॉलम में x1 के कोफिशिएंट्स मतलब पहले वेरिएबल के कोफिशिएंट्स, और दूसरे कॉलम में दूसरे वेरिएबल मतलब कि x2 के कोफिशिएंट्स आ गए। ठीक है, इससे 2x2 का एक मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को। ठीक है, वेरिएबल्स को हमने एक कॉलम में लिखा, पहले x1 आया, उसके बाद सेकंड रो में और उसी कॉलम में x2 आया। फिर हम डालेंगे इक्वल का साइन, और उसके बाद जो कांस्टेंट्स हैं, इक्वल के बाद जो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास b1 और b2, वो हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे। ठीक है, अगर b1 और b2 भी लेफ़्ट साइड पे होते और यहाँ पर ज़ीरो होता, तो पहले हम b1 और b2 को इक्वल से राइट साइड पे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो वो माइनस साइन होता, प्लस साइन होता। साइंस का ख्याल उसी से होगा कि पहले हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेके आएंगे। उसके बाद उससे हम ये फॉर्म जो है मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं उससे। ठीक है, तो उसके बाद
हम इन मैट्रिसेस को नाम दे देते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स का नाम मैं लिख देता हूँ ए मैट्रिक्स, इसको कह देते हैं, ये ए मैट्रिक्स है। उसके साथ जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है उसको एक्स से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इज़ इक्वल टू, और इस मैट्रिक्स को कैपिटल बी से डिनोट कर देते हैं। तो मतलब कि ए मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू ए इज़ इक्वल टू बी। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना होता है इक्वेशन में। इक्वेशंस सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मतलब कि x1 और x2 जो वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में, तो उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, जो कि मैट्रिक्स के थ्रू हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम x जो है वो एक मैट्रिक्स है जिसमें वो वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। तो मतलब कि x इज़ इक्वल टू समथिंग होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि x की वैल्यूज़ क्या हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a को हमने यहाँ से ख़त्म करना है लेफ़्ट साइड से। तो वो a कैसे ख़त्म होगा, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था कि इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि ए के साथ मैं इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करूं तो ये मैट्रिक्स ख़त्म हो सकता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो बन जाएगा, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स ही हमारे पास आएगा। तो इसलिए फिर मैं क्या करता हूँ कि जब मैं लेफ़्ट साइड पे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका मतलब यही होगा कि इस इक्वेशन में मैं ए इन्वर्स को लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करूँ तो फिर मुझे राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इन्वर्स, और साथ में ए पहले से मौजूद है और एक्स भी पहले से मौजूद है, इज़ इक्वल टू। अब ये यहाँ देखें कि ऑर्डर का ख्याल रखना है कि पहले मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो राइट साइड पे भी पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब कि बी के बाद नहीं, बी से पहले ए इन्वर्स इनटू बी। अगर बी के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास गलत आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिसेस सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। तो मतलब कि पहले मैंने अगर यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड पे भी मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा। अगर ये मैं बाद में मल्टीप्लाई करता तो राइट साइड पे भी बी के बाद मल्टीप्लाई करता, ठीक है। तो अब इसको आगे लेकर चलते हैं। ए मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब कि ए मैट्रिक्स जो है 2x2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 उसे कह देते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स जो है इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ बी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था कि हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स वापस आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बल्कि मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा, वही मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। जिस तरह से यहाँ पर I2 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास भी रिज़ल्ट में एक्स ही वापस आएगा, ठीक है, कोई फ़र्क इसमें नहीं आएगा। एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ही यही होता है कि किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स वापस आपके पास आए। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी। अब यहाँ से मैंने ए को ख़त्म कर दिया लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं राइट साइड पे वैल्यूज़ ले आता हूँ तो फिर हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी और हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब ए इन्वर्स इनटू बी, बी मैट्रिक्स हमें पता है क्या है, ठीक है, ये बी मैट्रिक्स है। अब ए इन्वर्स क्या है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ए मैट्रिक्स का पता है, उसका इन्वर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
A11 A12 A21 A22 इसका डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट्स जो हैं वापस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A11 इंटू A22, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन, और फिर सेकंड और थर्ड जो एंट्रीज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब कि A12 इंटू A21। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का रिज़ल्ट आता है, डिटर्मिनेंट। और अब एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू है, किस तरह से एडजॉइंट फाइंड करते हैं हम किसी मैट्रिक्स का, कि फर्स्ट और फोर्थ मैट्रिक्स जो एंट्रीज हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक्सचेंज कर देते हैं उनकी लोकेशंस जो हैं। तो A22 यहाँ पर पहले आ जाएगा, A22 और A11 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब और इसके अलावा क्या होता है कि सेकंड और थर्ड एंट्रीज जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, उनके साइन चेंज कर देते हैं, मतलब प्लस हैं तो माइनस कर देंगे, माइनस हैं तो प्लस कर देंगे। इस केस में ये प्लस हैं दोनों ही, तो दोनों ही के साथ माइनस आ जाएगा, -A12, और ये भी -A21। ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, ठीक है। अब हम इसके फार्मूले में पुट कर देते हैं इन्वर्स के, तो हमारे पास ए इन्वर्स भी आ जाएगा। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या है, A11 A22 माइनस A12 A21 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, A22 माइनस A12 A21 -A21 और A11। ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये हमारे पास आ चुका है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स हम फाइंड क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें ये सॉल्व करने के लिए चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू और साथ में बी मैट्रिक्स हमें पहले से पता है, ठीक है। और एक्स जो है वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें हम ए इन्वर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स इज़ इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स बी, ठीक है। तो एक्स मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो भी लिख लेते हैं, x1 और x2, ये मैट्रिक्स है एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स इसके इक्वल है, तो उसकी वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, 1/A11 A22 माइनस A12 A21 इंटू जो मैट्रिक्स है A22 माइनस A12 A माइनस A21 और A11। ये हो गया ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये हम फाइंड कर चुके हैं, नहीं बल्कि x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी है, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट की, ठीक है, मतलब x मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की, उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई, साथ में क्या है, बी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स हमने ऊपर देखा था B1 और B2 के इक्वल है, ठीक है। उसकी एंट्रीज में B1 और B2 है, दोनों कांस्टेंट्स B1 और B2। तो ये हमारे पास आ चुका है इक्वेशंस में, मतलब उस इक्वेशन में हमने उनकी मैट्रिक्सेस की वैल्यूज़ पुट की। अच्छा, अब यहाँ से जो रिज़ल्ट बनेगा तो हम वहाँ से x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड देख सकते हैं कि क्या आती हैं। लेट्स सपोज राइट साइड को सॉल्व करने के बाद, मतलब कि पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर उसके बाद इस कांस्टेंट से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है सी और डी, सी स्मॉल सी है और डी, ये जो है एंट्रीज आती हैं राइट साइड पे, ठीक है। सॉल्व होने के बाद सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन सपोज ये कर रहे हैं कि ये राइट साइड को सॉल्व करने के बाद ये एक मैट्रिक्स बनता है, और लेफ़्ट साइड पे तो मैट्रिक्स हमें पता है x1 और x2 है, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि x1 जो है c के इक्वल है, x1 इज़ इक्वल टू सी है, और x2 जो है वो इज़ इक्वल टू डी है, ठीक है।
तो ये वैल्यूज़ इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब सी की जगह क्या है वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ये जनरल मैट्रिसेस हैं, इनको सॉल्व करके हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एग्जांपल हो, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स नंबर मैट्रिक्स गिवन हो, तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की जाती है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो सेटिस्फाई करते हैं मैट्रिसेस, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं करते। तो मतलब कि ए प्लस बी, ए और बी कोई से भी दो मैट्रिसेस हैं, तो ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि ऑर्डर हम चेंज करके दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, सही है। तो मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती मैट्रिसेस की, मतलब कि मैट्रिसेस उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अच्छा, तो सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? लेट्स सपोज ए जो है वो एक मैट्रिक्स है और सी डी जो है, स्मॉल सी डी, वो दो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये सी डी जो है ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर ए मैट्रिक्स के साथ, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल इस तरह से भी आ सकता है कि डी को मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूं ए मैट्रिक्स के साथ और उसके बाद मैं सी को मल्टीप्लाई करूं, या फिर सी डी को इकट्ठे ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। जो ए मैट्रिक्स है उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब कि पहले मैं कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करूं, उसके बाद मैं जो है मैट्रिक्स के साथ उनको कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करूं, या फिर किसी एक कांस्टेंट को पहले मैं मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद दोबारा दूसरे कांस्टेंट को मैं मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो रिज़ल्ट सेम आएगा, ठीक है। रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। associative property with respect to addition। जिस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं सेटिस्फाई करते मैट्रिसेस। तो प्रॉपर्टी क्या है वो मैं लिख देता हूँ। ए बी और सी कोई से भी अगर तीन मैट्रिसेस हैं, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इनका रिज़ल्ट सेम होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है एडिशन के लिए तीनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स जो है वो 2x2 का है, तो बी भी 2x2 का होगा और सी भी 2x2 का ही होगा,
तब जाके ये आपस में ऐड हो सकेंगे और फिर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, अब जो है मतलब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर मैं ए और बी को पहले आपस में ऐड कर दूं, उसके बाद मैं सी को ऐड करूं, या फिर बी और सी को पहले मैं ऐड करूं और बाद में ए को ऐड करूं, तो रिज़ल्ट सेम आएगा। ठीक है, इस इक्वल का यही मतलब है कि रिज़ल्ट सेम आएगा। अच्छा, उसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है? नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सब एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो मतलब कि ए मैट्रिक्स है, अगर कोई सब ये एक मैट्रिक्स, अगर मैं उसके साथ ऐड करता हूँ नल मैट्रिक्स, ये ओ मैट्रिक्स जो है वो उसमें सब जो एलिमेंट्स हैं उसके ज़ीरो हैं। ठीक है, ए के साथ मैं उसको ऐड करता हूँ तो, या ए में उसको ऐड करता हूँ या फिर उस मैट्रिक्स में ए को ऐड करूँ, तो रिज़ल्ट हमारे पास हमेशा ए आएगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि यही है कि उसके साथ किसी भी मैट्रिक्स के साथ मैं ऐड करूँ तो रिज़ल्ट में वही मैट्रिक्स हमें मिले। ठीक है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, जो वो मैट्रिक्स है और एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी भी लाई करती है मैट्रिसेस में, उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लाई करता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है? स्केलर मैट्रिक्स जो होता है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? बल्कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 1 प्रिंसिपल डायगोनल में होते हैं और बाकी सब ज़ीरो होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि इस ये आई जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ए मैट्रिक्स के साथ, या फिर ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास हमेशा रिज़ल्ट में वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है मैट्रिसेस में। अच्छा, उसके बाद हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज सी जो है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, स्मॉल सी एक कांस्टेंट है, और ए, कैपिटल ए और कैपिटल बी जो हैं वो दो मैट्रिसेस हैं। तो उनकी उन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन के साथ सी जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले एडिशन परफॉर्म कर लें, उसके बाद सी को, कांस्टेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लें। कांस्टेंट को मैं स्मॉल करके लिखता हूँ। कांस्टेंट को मैट्रिसेस के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लें और फिर उनको ऐड कर लें, तो रिज़ल्ट हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कि उसका मतलब ये था कि ऑर्डर चेंज किया जाए मल्टीप्लिकेशन का तब एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ऑर्डर सेम रखा जाए तो उससे फिर जो है वो सेटिस्फाई करते हैं मैट्रिसेस जो हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि ए बी और सी जो है तीन मैट्रिसेस हैं अगर, ठीक है, तो अगर मैं ए बी की मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म कर लूँ उसके बाद सी के साथ मल्टीप्लाई करूँ, और या फिर बी सी जो है दोनों मैट्रिक्स उनका उनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लूँ उसके बाद मैं ए मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करूँ, तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा। लेकिन अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूँ, मतलब कि ए को मैं बाद में रख दूँ या बी और सी के दरमियान में रख दूँ, तो इनके रिज़ल्ट्स इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ देखी मैट्रिसेस की, जो जो ये प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी देखा, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज़ भी देखी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे।